बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करेंगे कि कैसे बना रहे हैं। बच्चों की तो ऑलरेडी छुट्टियां चल रही हैं। खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके जहाँ कहीं पर भी आप लोगों ने जाना है आप लोग जा सकते हैं। गर्मी से एहतियात के लिए आपने क्या करना है वो तो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करते रहते हैं, कुछ माहिरीन को भी बुलाते रहते हैं ताकि आपको ज़बरदस्त से मशवरे दे सके। खैर हमने आज के प्रोग्राम की कुछ डिटेल्स बतानी है, खबरें भी होंगी, सेगमेंट भी होंगी, आज के मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है जी, आज का पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम, आज का बयान आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग दीन को बड़ा नुकसान देते हैं। 3 अशख़ास ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को बड़ा नुकसान देते हैं। उनमें से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो फ़क़ीह आदमी जो फ़क़ीह हो लेकिन फ़ासिक़ फ़ाजिर भी हो, यानी शरीयत पर ख़ुद अमल न करता हो, लोगों को फ़तवे देता हो। दूसरा वो शख्स जो दीन को बड़ा नुकसान पहुँचाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुक्मरान हो और ज़ालिम हो, हुक्मरान हो और ज़ालिम हो। और तीसरा वो शख्स जो दीन को नुकसान पहुँचाता है वो मुज्तहिद है जो जाहिल हो। इसलिए ज़ालिम बादशाह न बनना, ज़ालिम बादशाह न बनना, ये सोच लेना एक न एक दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन 3 खसलतों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी बात, आज का पैगाम। तो आज की खबरें क्या है, टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर है विफाकी बजट पेश, गरीब के लिए कुछ नहीं रखा गया, हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। विफाक के बाद पंजाब का बजट पेश करने की तैयारियां, लाहौर के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस। इंटर के इम्तिहानात का 18 जून से आगाज, सरकारी असातिज़ा का ड्यूटी देने से इनकार। और सर्विसेज अस्पताल के कुछ हालात भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। तो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, खबरों की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ कैसर खोकर साहब और अली रामी आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा जी, बजट की बहुत बासगश्त हम सुन रहे थे और उम्मीदें, आई डोंट नो कौन ऐसे लोग होंगे जो अभी भी उम्मीदें लगा के बैठे थे। साफ पता था सबको महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो आगे बजट भी अवामी उमंगों का तर्जुमान तो कभी भी नहीं होगा। खैर, विफाकी बजट आया और अब पंजाब के बजट पे सबकी नज़रें हैं। इस खबर पे ये लिखा है, हमने कारोबारी बिरादरी के मिले जुले रुझानात देखे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं रखा गया, हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया है। खोकर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत में ने ये जो अच्छा कदम किया है कि 15% तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन ये थोड़ी है। जो महंगाई है उसमें 3 गुना से 4 गुना इजाफा हुआ है, तनख्वाहों में 3 से 4 गुना इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 15% जो तनख्वाह बढ़ाई है ये ऊँट में के मुँह में जीरा देने के बराबर है। ये बहुत थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई है। मेरा वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि इस पर गौर करे और तनख्वाहें कम से कम 100% जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि महंगाई का तनासब देखें, महंगाई के तनासब से होते ना, सोने की कीमत आप देखें, डॉलर की कीमत आप देखें। 100% बढ़ा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें आपकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जो
पंजाब हुकूमत है, मेरी महकमा खजाना से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने भी अब 15% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया है। जितनी वफाक की बढ़ेगी उतनी पंजाब की बढ़ेगी और 5% जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है अपने पेंशनों में इजाफा देगी। साहब शुक्र करें, IMF तो कह रहा था कि आप मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, बिल्कुल। पेंशन के तो वो और बहुत बड़ा यकीन बोझ मानिए जिस समझते तरह हैं हम वो पहले लोग। IMF की शराइत मान रहे हैं, मुझे खौफ था कि हम अब बजट से रिलेटेड भी शराइत अगर मानने पे आगे तो IMF क्या तो कह रहा था बनेगा? कि आप मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, अपने करंट एक्सपेंडिचर्स जो है उनको कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अगर 15% बढ़ा दिया है तो इससे एक होगा सा फ़ायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। और लेकिन हाँ, पेंशन्स के ऊपर जो 5% की उन्होंने बढ़ाने की तजवीज़ दी है, इससे पेंशनर्स जो है वो हो सकता है वो एहतजाज करें, क्योंकि पेंशनर्स को होता है कि जो एक सरकारी मुलाजम हाजिर सर्विस होता है उसकी तनख्वाह में इजाफा होता है, वही पेंशनर्स की उनकी पेंशन में इजाफा होता है, लेकिन इस दफ़ा पेंशन उन्होंने कम की। तो इससे लग रहा है कि IMF की कुछ शराइत उन्होंने मानी है कि जो पेंशन का बोझ पंजाब वफाक ने अपना ख़त्म किया पाकिस्तान को, क्योंकि 500 अरब रुपए आप पेंशन के ऊपर बजट जो है वो एलोकेट करते हैं, तो सिर्फ आपका पेंशन ही नहीं है, बाकी भी दीगर अखराजात होते हैं। ओवरऑल बात करें बजट की है ना, तो इस बजट को अगर जो मतवाजन कहते हैं, खसारे का बजट है ये। खसारा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और खसारा हो तो फिर आप बजट को मतवाजन अच्छा, मैं कैसे आपको कह एक बात सकते हैं? बताऊं, मुझे हमेशा हम आम आदमी की बात करते हैं, आपने कहा तरक्याती बजट 800 है, पेंशनर्स के लिए इतनी रकम मुख्तस है, इसमें आम आदमी के लिए आसानी हमने पैदा करनी है। आम आदमी जो कि पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा है, उसको कैसे पता चलेगा बजट आ रहा है तो कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कैसे वो थोड़ा सा परेशानी उसकी कम होगी? देखिए, बजट में सबसे पहले तो ये है कि बजट जो समझने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बजट होता है। सही। जिसको ज़रूरत नहीं है बजट को समझने के लिए, वो इसको नज़रअंदाज ही करेगा। बिल्कुल। और नज़रअंदाज करने वाले कौन लोग हैं? वही जो गरीब मतवस्त तबके के लोग हैं। सही। वो बजट में कोई चीज़ नहीं देखते कि उनके लिए कोई उनको क्या आसानी होगी, इंटरेस्ट है? उनको कोई इंटरेस्ट उनके नहीं है। मसाइल तो हैं, हर रोज उन्होंने ये- घी खरीदना है, आटा खरीदना है। ये जो मिडल तबका होता है, इनको ज़्यादा होता है, और जो अमीर लोग होते हैं इनको होता है कि इनके लिए बजट में क्या आ रहा है। अब अमीर लोगों के या लिए आपकी बजट बिजनेस में कम्युनिटी। एग्जैक्टली तो बिज़नेस कम्युनिटी में आपके रियल सेक्टर आ जाता है, सनती शोबा आपका आ जाता है, और इसके अलावा प्रोडक्शन सेक्टर्स आपके आ जाते हैं। तो उन लोगों ने बजट में इंटरेस्ट लेना होता है। और मिडिल में जो है मिडिल तबका, वो इसलिए क्योंकि वो तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं, तो उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के मुताबिक जो टैक्स स्लैब्स गवर्नमेंट हमेशा बनाती है, तो वो उसको लाजमी देखते हैं कि यार मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख से ज़्यादा तो क्या मेरे ऊपर ये इनकम टैक्स लगा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसमें इस बजट में इन्होंने इनकम टैक्स की स्लैब जो है वो 12 लाख तक कर दी, यानी कि 12 लाख से अबव जिसकी तनख्वाह होगी उसी के ऊपर इनकम टैक्स आयद होगा, उसके अलावा किसी के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होगा, यानी कि आपके और मेरी तनख्वाह के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। चले हम शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला के, कम से कम हमें ये रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। खोखर साहब, ये जो तरक्याती बजट 800 अरब रखा गया है, ये इनाफ है? जी, ये बहुत थोड़ा बजट है। तरक्याती बजट 800 अरब, ये तकरीबन 650 से 700 अरब तो सूबा पंजाब का बजट है। तरक्याती बजट है। सूबा पंजाब जो इतना बड़ा सूबा है आपका। इतना बड़ा सूबा, 58% जो आबादी का सूबा इसका है, तो 800 अरब जो फाक का बजट है, फाक का जो तरक्याती बजट है कम से कम जो है ना 2000 अरब होना चाहिए था। उनका 800 अरब का तरक्याती बजट बिल्कुल थोड़ा है। इसका मतलब है कि तरक्याती काम बड़े कम होंगे और बड़े लिमिटेड होंगे फाक में, और ये तरक्याती बजट बढ़ाने की जरूरत है। तरक्याती बजट बढ़ेगा, खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके लिए बड़े थोड़े पैसे रखे बिल्कुल गए। खोखर साहब ने सही कहा। अच्छा जी, हमारे जैसे कि हमने कहा कि अब सबकी उम्मीदें और सबकी नजरें जो हैं पंजाब के बजट पे है। अतार की स्टेटमेंट ऊपर मैं पढ़ रही हूँ और यहाँ पे लिखा है जी, पंजाब का बजट तारीखी होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। अली, देखिए, टैक्स बिल्कुल नहीं नया लगेगा। टैक्स में जो आपने एक सब्सिडी दी होती है, जो एग्जाम्पशन है, वो आप ख़त्म करेंगे। वो उसमें अजाफी वसूलियाँ, वो एक बोझ डाला जाएगा, जैसे वफाक ने भी किया। तो वफाक ने, क्योंकि साबिक दौरे हुकूमत में कोविड के बायस जो आपने टैक्स छूट दी गई थी, वो टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी, नया टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो आपका पहले से टैक्स मौजूद है उसकी वसूलियाँ वो ज़रूर करेंगे। अब इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज फायदा तो कोई नहीं डिपार्टमेंट, हुआ, फिर वो होता है ना, कान इधर से पकड़ ले इधर से पकड़ ले, बात एक ही है। देखिए रेवेन्यू कलेक्शन तो होती है, रेवेन्यू कलेक्शन की इन्होंने तो वसूलियाँ होनी चाहिए। अब इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर वो अपनी प्रपोजल दे चुका है रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि जनाब ये हमारी टैक्स वसूलियाँ हैं जो कि टैक्स में मौजूद हैं, तो इस कानून के मुताबिक हमें ये वसूलियाँ करें। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, डायरेक्ट टैक्स भी होता है, जो कि आम शहरियों से वसूल किया जाता है। अब इसमें दूसरी तरफ पंजाब का जो तारीखी बजट है, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो इनका बजट जो है सबसे फोकस होता है डेवलपमेंट के ऊपर पंजाब के अंदर।
और इसमें हकीकत है कि 124% अजाफी डेवलपमेंट बजट जो है वो पंजाब हुकूमत मुख्तस करने जा रही है नए माली साल के दौरान। और ये पिछले PTI के दौरे हुकूमत से बहुत ज़्यादा बजट है, मतलब उन्होंने भी इतना बजट नहीं दिया जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा वसी बजट बनाया और इसमें भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को साबिक दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किया गया, ये ज़्यादा तरजीह उसको देंगे कि जो सरमायाकार हैं, निजी सरमायाकार, या खा वो मुल्क के अंदर है या गैर मुल्की है, तो वो आए पंजाब के अंदर, जिस मंसूबे के लिए पंजाब के पास पैसे नहीं है वो उन मंसूबे के ऊपर सरमायाकारी करके वो प्रोजेक्ट जो है वो अवामी फलाह का मंसूबा वो मुकम्मल कर दे और उसको एक मुद्दत दे दी जाती है कि वो 10 साल 15 साल तक वो उससे अपना रेवेन्यू हासिल करे और रेवेन्यू हासिल करने के बाद वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को हवाले कर दे, गवर्नमेंट के हवाले कर दे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने 80% तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया है। और जो गैर मुल्की आपके फॉरेन असिस्टेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी 62 से 65 हज़ार रुपये का कर्जा लेकर आप वो मंसूबे मुकम्मल करेंगे। और ब्लॉक एलोकेशन हमेशा मुस्लिम लीग नून इस हवाले से सर फहरिस्त रही है कि ब्लॉक एलोकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। बिल्कुल आपने सही अपने नाम पे ब्लॉक एलोकेशन का फंड रखकर जिसको फिर नवाजना चाहे वो भी नवाजते हैं, होनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप और ये तो हर हुकूमत का वतीरा रहता है ना। खैर PTI गवर्नमेंट ने इतना ब्लॉक एलोकेशन फंड नहीं रखा था जितना ब्लॉक एलोकेशन फंड ये रखते हैं, क्योंकि उसको ब्लॉक कर देते हैं कि यार ये जहाँ पे उस वज़ीर आला पंजाब का स्वाबदीदी होगा कि जहाँ पे चाहे वो अपना मर्जी इस फंड को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो डेवलपमेंट का बजट अच्छा बजट है, 124 अरब का बजट, लेकिन इसमें फिर सवालिया निशान ये है कि जो बजट मौजूदा माली साल के साथ आपने डेवलपमेंट के साथ किया वो इसके साथ ना किया जाए, क्योंकि 635 अरब रुपये का करंट फाइनेंशियल ईयर का बजट चल रहा है आपका, उसमें आपकी यूटिलाइजेशन सिर्फ बमुश्किल ही आप 500 अरब कर सकेंगे। तो ये नुकसान है ना कि आपने 1.5 करोड़ का बजट जो बाकी आपने अधूरा छोड़ दिया, वो बाकी पैसे आपके या लैप्स हो या आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। तो ये है कि जब ये बजट आ जाता है तो इससे कोशिश ये करें कि जो प्रोजेक्ट आपके पिछले गवर्नमेंट के दौरान आपके अधूरे हैं उनको बर वक्त मुकम्मल करें। और इसमें भी आप सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट, पानी की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाएं। रोड सेक्टर के ऊपर ये मैं बात भूल गया कि इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने और वज़ीर आला पंजाब ने और मरीम नवाज़ शरीफ ने भी ख़ासा तौर पर उन्होंने एक इशू उठाया था कि पंजाब की सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। तो रोड रिहेबिलिटेशन के लिए भी 10 अरब रुपये का एक अलग से बजट, ठीक है। एक होता है ना कि आप CNW को बजट देते हो, इन्होंने एक ब्लॉक एलोकेशन बना दिया है 10 अरब का कि आप रोड सेक्टर की रिहेबिलिटेशन करेंगे। पंजाब में, लाहौर में जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं उसको वो तमीर मरम्मत उसकी बहाली करेंगे। सही। अच्छा जी, मेरे पास खबर ये भी है जी, लग्जरी और 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स लगेगा। खोखर साहब, आपने नई गाड़ी तो नहीं लेनी? जी बिल्कुल, ये जो लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स है ये एक अच्छा कदम है। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगना चाहिए, अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को आटा, घी, चीनी, दालों की कीमत, सब्जी की कीमतें कम करनी चाहिए। ऐड कर लेते हैं जी। अब घी की खबर भी खोकर साहब लिखा है ना कि 15 से 25 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं अर्ज करना चाहता हूँ लग्जरी गाड़ियों पर जो टैक्स लग रहा है वो सही कदम है, अच्छा कदम है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, इनकी कीमत कम होनी चाहिए। और जो आपने फरमाया कि घी की कीमत बढ़ रही है वो गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए, घी की कीमत और वो कंट्रोल करनी चाहिए। घी की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है और हर घर में घी इस्तेमाल होता है। एक गरीब बंदा घी इस्तेमाल करता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान, माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। घी की, आटे की, दालों की और सब्जियों की और रोजमर्रा के जो खाने पीने की चीजें हैं, लोगों को जीने का तो आप हक देना, आप जीने का हक ना लोगों से छीने। ऑब्वियसली ये गाड़ी तो वही खरीदेगा ना जो खरीद सकता है, जो खरीद सकता है, जिसके पास पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग टैक्स भी जो करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं वो टैक्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक गरीब की बात है तो खोखर साहब ने बिल्कुल ठीक है, गरीब को भाई रोटी चाहिए, उसको सस्ता घी चाहिए, उसको सस्ती चीनी चाहिए, उसको सस्ता पेट्रोल चाहिए। ये चीज़ें जब आप फ्राहम कर देंगे तो एक आम जो मजदूर लोग हैं उनके लिए एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन इस बजट में उनके लिए रिलीफ नहीं है। क्योंकि मुफ्ता इस्माइल ने कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर जो एक सब्सिडी है उसको ख़त्म करेंगे। तो दूसरा, जब ये सब्सिडी खत्म करते तो ऑटोमेटिकली या फिर आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, आपका पेट्रोल की कीमतें आप मज़ीद बढ़ जाएंगी। पंजाब के बजट से भी कोई उम्मीद ना रखें? नहीं, पंजाब का बजट जो है वो डिफरेंट होता है। वफाक का बजट और चीज़ है क्योंकि वो पूरे मुल्क के लिए एक उन्होंने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि जनाब ये बजट हमारा है। आपने इसी को फोकस करते हुए पंजाब अपने सूबों में जो आपने करा, क्योंकि 4100 अरब की उन्होंने वसूलियाँ सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल दी हैं, तो 4100 अरब आवाम से खींच के लिया ना। सबसे बड़ा सूबा पंजाब का है और 450 अरब का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पंजाब के शहरियों से आप ये टैक्स और नॉन टैक्स की जो मुहासिल और गैर सूबाई मुहासिल होते हैं आपके,
वो आप वसूल करेंगे। तो जब आप ये चीज़ें वसूल करेंगे तो आवाम की जेब से पैसा आवाम बराह की जेब भी से निकलेगा पैसा निकलेगा और आवाम बेचारे ऑलरेडी परेशान है जी। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, अगली खबर हमारे पास होगी, ब्रेक के बाद आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। बजट के हवाले से हमने बात की विफाकी बजट के। अब जी विफाक के बाद पंजाब का बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। डिसाइड हो गया बजट अली किसने पेश करना है? नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ बजट किसने पेश करना है। अभी तक मिनिस्टर का भी ऐलान नहीं हुआ कि खजाना का मिनिस्टर कौन सा होगा, और अभी तक तकरीर भी मिनिस्टर की तैयार नहीं हो सकी। और अभी तक बजट के जो खाका होता है ना ओवरऑल, कि जो गवर्नमेंट इनपुट देती है, आउटपुट देती है कि क्या क्या इंसेंटिव रखने होते हैं, जो मिनिस्टर खजाना ने असम्बली में बोलना होता है, वो भी अभी तक फैसला नहीं होगा। टाइम बहुत कम रह गया। 13 जून को पंजाब का बजट आ रहा है और पंजाब का गवर्नर पंजाब ने 13 जून को पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया है, लेकिन अभी तक वजीर खजाना का फैसला नहीं हो सका कि वजीर खजाना पंजाब का कौन होगा, बजट कौन पेश होगा। अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं हो सका। कल का दिन रह गया। बजट स्पीच जो है वो इतना टफ टाइम नहीं है। डेवलपमेंट की बजट स्पीच तैयार हो गई है और नॉन डेवलपमेंट की जो बजट होता है, जो मेन बजट है आपका, उसकी स्पीच के लिए आपने पुरानी स्पीच उठानी होती है, उसमें फिगर ऐड करने होते हैं और चंद एक लाइनें चेंज करनी होती हैं, क्योंकि अब नई हुकूमत आई है। वो मिनिस्टर बताएगा ना कि मेरी पॉलिसी तो मिनिस्टर देगा ना, पॉलिसी देगा ना कि मैं अगर जिस बंदे ने जाकर असेंबली में तकरीर करनी है उसका इनपुट तो आएगा ना, तैयारी भी तो उसकी तैयारी भी तो होगी, उसकी इनपुट होगी। वो मिनिस्टर ही नहीं है, वो मिनिस्टर ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो मिनिस्टर ने बताना है। आप देखे ना, आपकी तकरीर है, आपने असेंबली में जाकर तकरीर करनी है तो आपको पूछे ना जाए, आपको जाकर अचानक बता दीजिए ये ले जी ये असेंबली में पढ़ दे, तो ऐसा तो नहीं ना होता। नहीं, ऐसा तो वाकई बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए मिनिस्टर जरूरी है। बजट के दौरान जो शोर शराबा होता है, इसके लिए मिनिस्टर जरूरी है, हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर वफाक का कल बजट पेश हुआ, कितना शोर हुआ उसके अंदर। मेरा ख्याल है कि मैंने अपने सहाफ़ी कैरियर में पहली दफ़ा ऐसा देखा कि बड़ा पुरसकून बजट था। आपको हेडफोन लगा के नहीं करना पड़ा, ना ही उसने बार बार पानी पिया मुफ्ता इसमें ले, तो बड़े सुकून से बजट पेश हो गया। तो पंजाब का बजट भी सुकून से पेश हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, बड़ा कंट्रोल कर लेंगे। तो जहाँ तक बजट की बात है ना, हर चीज़ को सब तैयार है, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी हर चीज़ तैयार करके। लेकिन ये मैं कहूँगा आपको बजट के हवाले से कि इस दफ़ा का जो बजट है ये ब्यूरोक्रेसी का तैयार करदा बजट है, वजीर खजाना का तैयार करदा बजट नहीं है, क्योंकि वजीर खजाना तो आपका है ही नहीं है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी ने तैयार किया है, महकमों ने तैयार किया है। ब्यूरोक्रेसी ने हर दफा ब्यूरोक्रेसी बजट तैयार करती है, और सारे महकमों ने खुद डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन अफसर जो है उन्होंने बैठकर बजट तैयार कर दिया है। मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर बताएगा भाई गरीबों को ये रिलीफ देना है, ये गरीबों को टैक्स में छूट देनी है। ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता होता। ब्यूरोक्रेसी तैयार कर रही है ना बजट सारा, और ये ब्यूरोक्रेसी का बजट तैयार करता है। इसमें सियासी जो हुकूमत है उसका इनपुट बहुत कम है। वज़ीर आला ने सिर्फ 1 या 2 इजलास किए इस पर, और कुछ नहीं वज़ीर आला ने किया। खजाना जाना जाता हूँ, जो सेक्शन अफसर है और डिप्टी सेक्रेटरी है वो बजट तैयार कर रहे होते हैं, सारा वो बजट तैयार कर रहे हैं। यानी हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं, यानी कि सियासी हुकूमत का है लेना देना। लेकिन सिर्फ वज़ीर आला ने 2 इजलास किया। वज़ीर खजाना होता है, वज़ीर खजाना वहां पर अपना दफ्तर बनाता है, तो बिल्कुल ठीक है, वो अपना दफ्तर बनाता है, वहां पर बैठता है, हर रोज वज़ीर खजाना वहां मीटिंग करता है कि भाई ये शामिल करें गरीबों के लिए, ये इंसेंटिव शामिल करें, ये टैक्स लगाना है, ये टैक्स नहीं लगाना, ये रिलीफ देना है, ये रिलीफ नहीं देना, इसका ये तरक्याती बजट रखना है, इस इलाके को तरक्याती बजट इतना देना है, वो सारा वज़ीर खजाना डिसाइड करता है ना। तो वज़ीर खजाना तो है नहीं है, इसका डिसाइड कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी बजट बनाते हैं। मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास जो खबरें आ रही हैं बजट की, वो कहां से आ रही हैं? सेक्शन अफसर बजट तैयार कर रहे हैं, बजट तैयार हो रहा है। ऐवान वज़ीर आला में बकायदा पूरी टीम बैठी हुई है ना, जो कि डायरेक्शन ले रही होती है सीएम ऑफिस, पॉलिटिकल लोगों से। बजट सेक्रेटेरिएट में तैयार होना, बजट और कहां पे जाके तैयार हो रहा है? बजट का जाब कि सिनेमा हॉल में तैयार होगा। किसी भी कोई सियासी मुदाखलत फिलहाल नहीं है। और दूसरा ये है कि ये वो हुकूमत नहीं है कि जिसको कुछ चीज़ों का पता नहीं है। उन्होंने पहले मीटिंग करके उनको यही अपनी डायरेक्शन दी है कि आपका जो ऑनगोइंग ज़्यादा डेवलपमेंट का बजट है उस पर आप फोकस करें और उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। और उसके बाद एलडीए ने अपने अलहदा से लाहौर के अंदर प्लान पेश कर दिया कि ये हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट हैं, इनको एडीबी में शामिल करें। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी बात से आप इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। खोखर साहब बात ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बजट तैयार करती है, उससे पहले कौन बजट तैयार करता है? ब्यूरोक्रेटों ने करना है, कोई एक्टरों अदाकारों ने थोड़ी ना आके बजट तैयार करना है।
पॉलिटिकल लोगों ने तो सिर्फ मैं भी ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल लोग डायरेक्शन देने के लिए वजीर खजाना है नहीं है। 3 से 4 दफा वही पॉलिटिकल लोगों ने वजीर खजाना को कहना होता है ना। वो कह रहे सीएम उतने एक्टिव नहीं है उस तरह अना वजीर खजाना होता है ना, सीएम सबने वजीर खजाना को कहना होता है ना, एमपी एमएनए ने भी वजीर खजाना को कहना होता है, मिनिस्टरों ने भी वजीर खजाना को कहना होता है, तो वजीर खजाना नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली। असेंबली से उनकी स्कीमें ले ली गई हैं, वजीर खजाना होगा सारा काम होगा। अब इसका तो यही है कि तकरीर जो है वो तैयार करेगी और वजीर खजाना को पकड़ा दी जाएगी असेंबली में। आप जाकर वो असेंबली में जाकर उस वक्त पढ़ेगा, लेकिन हमेशा वजीर खजाना पहले मौजूद होता है। वजीर खजाना अपनी तकरीर खुद तैयार कराता है, उसमें इनपुट देता है। अब वजीर खजाना को बात दफा यही पता नहीं होगा कि ये फिक्रा क्या है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसने तो जाकर असेंबली में जब पढ़ना है उस वक्त उसने तकरीर देखनी है वजीर खजाना ने, उससे पहले उसने तकरीर ही नहीं देखनी। ये तो गलत बात है ना। जिसने तकरीर करनी है उसको बताया जाए, वो खुद अपने हाथ से तकरीर लिखे। खोखर साहब किसको बताया जाए, अभी तो पता ही नहीं कि वजीर खजाना कौन होगा। ये इशू बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कमेटी होती है पंजाब के अंदर, जिसने आपको बजट के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी होती है। वो कमेटी बन चुकी है और उसको मियां मुश्तबा शुजा रहमान जो है वो चेयर कर रहे हैं और उनके साथ 3-4 लोग और भी हैं। और इस मीटिंग में आपकी हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए आपका जो बजट है गवर्नमेंट को पता है 1 साल है, अगले साल उन्होंने होना है या नहीं होना ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उन्होंने उन चीज़ों को फोकस करना है जो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। लेकिन आप जो चीजें कह रहे हैं मैं वो भी मान रही हूँ। खोखर साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मुझे आयशा बार बार ब्रेक का कह रही है, इसमें ब्रेक में बात करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर ये है, सरकारी असातिज़ा ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। इंटर के इम्तिहानात का आगाज़ 18 जून से हो रहा है। क्यों इनकार किया है अली, वजह क्या है? देखिए, गर्मी भी है और एक इंसेंटिव होता है, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देती है अपना। तो इस दफ़ा हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव ना दे रही हो तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। क्योंकि आपकी ना पहले भी SOPs में होता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि कुछ ऐसी ड्यूटियाँ जो है कि आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ड्यूटियां लगा भी दी तो इम्तिहान तो इन लोगों ने लेने हैं। लेकिन बदले में वो इंसेंटिव चाहते हैं कि उन्हें इंसेंटिव दे, कुछ अलाउंसेस दे गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी ये ड्यूटियां सर अंजाम दे। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि एक तरफ आप उनको तनख्वाह भी दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो आपको इंसेंटिव की डिमांड करें, तो ये गलत चीज़ है। आप उनसे ड्यूटी लें, लेकिन बदले में अगर वो इंसेंटिव चाहते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए। ये नहीं कि इम्तिहान के दिनों में आकर इस तरह का कोई इशू बन जाए कि वो इम्तिहान लेने से इनकार कर दें। तो ये बेसिकली वज़ीर पंजाब को अब इस पर नोटिस लेना चाहिए। तो इसमें कुछ SOPs और जो क्राइटेरिया है वो बना दें, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट तो सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर इसमें फोकस रखा हुआ था कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो सिर्फ ऑनलाइन होगी, और वो इसी पे खुश थे कि हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इससे हट के भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े मसाइल हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो अगर जो इनकी डिमांड है उसको भी देखें, जो आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं उसको भी देखें, फिर इनका कंपेरिजन करने के बाद इनके जो मसाइल हैं ना वो हल करें, ताकि ये इम्तिहानात लें भी। और हाँ, इसमें एक IT के टीचर्स होते थे, वो एहतजाज करते थे कि IT के टीचर्स जो हैं वो कभी भी नहीं इस तरह की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन भी था उनका। सही। अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है। लोगों की मुश्किलात है। सर्विसेज हॉस्पिटल जो कि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी की CT स्कैन मशीन खराब है और टेस्ट ना होने से मरीज परेशान है। खोखर साहब, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ना, ये मैं हमारे जाहिद चौधरी साहब हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हम हर रोज देखते हैं, कभी किसी अस्पताल में MRI की मशीन खराब है, कभी CT स्कैन की मशीन खराब है, कभी लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं हो रहे, कभी डेंगू टेस्ट नहीं हो रहे, कभी कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे, कभी कोई उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये हेल्थ का मिसमैनेजमेंट है। इसकी वजह ये है, किसी एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं, ऑलमोस्ट तमाम अस्पतालों की कहानी है। और इतना ज्यादा हेल्थ का बजट है, लेकिन हेल्थ के 2 महकमों के एक सेक्रेटरी को चार्ज दिया हुआ दोनों हेल्थ के महकमे का, जिसकी वजह से एक बंदा दोनों महकमे नहीं चला सकता। एक ऑफिसर सिर्फ एक महकमा ही चला सकता है। हुकूमत को चाहिए कि दोनों महकमों का अलग-अलग सेक्रेटरी मुकर्रर करे, ताकि वो दिल जमी से और जो सुकून के साथ और यकसू के साथ जो है ना वो काम कर सके। इसकी वजह से अस्पतालों के मसले अभी तक हल नहीं हो रहे। गरीबों का एक आपको बताऊं कि एजुकेशन तो पहले प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, एक हेल्थ ही रह गई थी जो पब्लिक सेक्टर में थी। और हेल्थ में गरीबों का इलाज अस्पतालों में होता है, और अस्पताल सरकारी अस्पतालों में मशीनें खराब है और डॉक्टरों ने इन मशीनों का इशू अली आपको भी पता है कि मेंटेनेंस इनकी टाइम टू टाइम होनी होती है, और ये मशीनें बाहर से आती हैं। मशीनों का एक टाइम होता है, अब वो टाइम भी तो ख़त्म हो चुका है ना। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अप्रूव किए थे, लेकिन कोविड के बायस ना
कुछ चीज़ें डिले हो गई थी पोर्ट के पास, कराची पोर्ट के पास, तो वहाँ से कस्टम की क्लियरेंस के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपने पे करनी होती हैं, वो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी, तो ये एक इशू आया था। लेकिन जहाँ तक सर्विस हॉस्पिटल की मशीनों का है, तो अगर इनके पास बजट नहीं है तो वो गवर्नमेंट को लिख के दें, गवर्नमेंट आपको फौरी पैसे अप्रूव करके दे कि आप इंस्टॉल करें। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप किसी भी चीज़ का अगर आप उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाएगी। और माफ़ कीजिएगा, सरकार में हम चीज़ों को ना बस नज़रअंदाज ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये चीज़ें बेगानी चीज़ समझ के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आम आवाम की, गरीब लोगों की ज़िंदगियों का मामला है जो कि लंबी लंबी कतारों में लगते हैं टेस्ट कराने के लिए, मुफ्त टेस्ट की सहूलत के लिए, जो कि अब एक ख्वाब ही बन के रह गई है। खैर, थैंक यू सो मच खोकर साहब। अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी और आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर हम शो में आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे आप लोगों ने प्लान करना होता है कि कहीं आना जाना है, या फिर इसके बाद घर में भी अगर कुछ स्पेशल प्लान करना है, तो मौसम की सिचुएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो मौसम कैसा होगा ये जान लेते हैं अपने सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। बाहर जाना पड़ेगा मायदा के पास, जो कि हमें मौसम की सूरत हाल बताएंगी। मायदा, अभी का मौसम भी बताइएगा और प्रेडिक्शन क्या है, कल का मौसम कैसा रहने वाला है? लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में गर्मी और सूरज का पारा जो है वो हाई है, और इसी तरह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। गुज़श्ता रोज़ भी हमारे शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी थी कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। आज भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के जो प्रेडिक्शन ज़ाहिर की गई है, लेकिन 40% बारिश के अमकानात 2 बजे के बाद बताए जा रहे हैं। अगर बात करें दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के औकात में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हवाएं चलने के साथ साथ उन हवाओं में जो है वो गर्म लू भी महसूस की जा रही है। सूरज का पारा सूरज निकलते ही हाई हो जाता है, जिसके बायस हमारे शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जाने के अमकानात जहाँ तक जाहिर किए जा रहे हैं, वो 44 तक टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बायस हमारे शहरी इसी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए भी नज़र आएंगे। और लोड शेडिंग है तो दो जगह पर जो है वो शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना, एक लोड शेडिंग का भी, और दूसरी जानिब जो है इस तेज़ धूप में गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बात करें अगर हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिशों की प्रेडिक्शन जो है वो 40% बताई गई है। और आइंदा हफ्ते में जो है वो जुमेरात से बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं, और 4 दिन जो है जुमेरात से अगले 4 दिन जो है वो बारिश के अमकानात इसी तरह से रहेंगे। जी ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मायदा ने हमें मौसम की सूरत हाल बता दी। सो अगर आपने ख़रीदना है मोबाइल, तो मोबाइल के रेट्स क्या हैं? ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले है जी ओप्पो F17 Pro मोबाइल। प्राइस इसकी क्या है? 44,999 रुपीज़, 44,999 रुपये। ओप्पो A31 मोबाइल है, 29,999 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो 29,999 रुपीज़। इसके बाद अगर आपने ख़रीदना है कुछ डिफरेंट मॉडल, ओप्पो A52 मोबाइल है और इसकी प्राइस है 34,999 रुपये, 34,999 रुपीज़। ओप्पो का ही मॉडल है A76, 34,999 रुपये, 34,999 रुपीज़। तो ये तो थे जी मोबाइल के रेट्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना था तो किस कीमत पर आपको मोबाइल मिलेगा ये हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपने ख़रीदी है सब्जियां, वीकेंड पे ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो पूरे हफ्ते की भी ग्रॉसरी कर लेते हैं। सो आज की रेट लिस्ट क्या है सब्जियां, और इसके साथ साथ अगर आपने गोश्त की ख़रीदारी करनी है तो हमारे पास रेट लिस्ट कंप्लीट है। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। अच्छा जी, ओपन मार्केट का हम रुख करते हैं। तो मार्केट के रेट हमें बताते हैं हमारे रिपोर्टर्स। तो चलते हैं रुमेल की तरफ जो कि बताएंगे आज की रेट लिस्ट क्या है, कौन कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। ओवर टू यू।
सब्जियों की कीमतों की अगर बात करें तो आज सब्जियों की कीमतों में 10 से 30 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो इजाफा देखने में आया है। आलू जो है वो आज 20 रुपए किलो इजाफे के साथ 70 रुपए किलो, और इसी तरह जो टमाटर है वो भी 20 रुपए किलो के बाद आज 80 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी 20 रुपए किलो बढ़कर जो है वो आज 70 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन भी जो है वो 30 रुपए फ़ी किलो बढ़कर जो है वो 80 रुपए किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट में जो ओपन मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं और जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर सब्जियों की कीमतें हैं उनमें काफ़ी जो है वो तजाद पाया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं वो भी 60 से 100 रुपए किलो के दरमियान है। मुतादिद सब्जियां जो है वो आज महंगी हुई हैं, और जबकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अभी तक जो है वो गैर फाल नज़र आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मेंबरान सूबाई असम्बली समेत DC लाहौर को जो है वो इस कमेटी में शामिल किया गया था, मगर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ शहर भर में जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती हैं। अवाम का ये कहना है कि रिलीफ फ्राहम करना तो एक तरफ, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम हैं। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर सब्जियों की कीमतों में जो है वो कम अज़ कम अवाम को रिलीफ फ्राहम करे, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं इनको फाल करके जो शहर भर में जो कीमतें हैं उनको रेट लिस्टों के मुताबिक जो है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रुमेल थे। सब्जियों की कीमतों के बाद हम आपको बताने वाले हैं जी मीट रेट्स क्या हैं। अगर आपने ज़ेनिथ शॉप पे जाना है तो यहाँ से आपको बीफ मिलेगा जी 749 रुपए किलो में, और बीफ मेंस की खरीदारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो 935 रुपए आज का रेट है। मटन आपको पर केजी मिलेगा 1793 रुपए में, और मटन मेंस 1898 रुपए किलो में, तकरीबन 1900 रुपए किलो। चिकन की रेट क्या है? जिंदा मुर्गी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, अच्छा जी, कंपैरेटिवली कीमत कम देख रहे हैं, 238 रुपए है, और इसका बना हुआ गोश्त 345 रुपए किलो में मिलेगा। इसके बाद आ जाए जी एग रेट्स है हमारे पास। रिटेल प्राइस 180 रुपीज़, 180 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होल सेल पे अगर आप जाएंगे यहाँ से 2 रुपए की बचत होगी, और 178 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। ये थी हमारी आज की रेट लिस्ट, कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट हमारा क्या है जी? अगर आपने शॉपिंग करनी है और शॉपिंग आपने सस्ती करनी है तो पैसे कैसे आप बचा सकते हैं? आपको बचाएंगे बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां ऑफ लगी है? आज का पहला ब्रांड है वॉकिस, यहाँ पर अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। स्टाइलो अप टू 51% ऑफ। ईडन रोड पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। बीच ट्री पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। नाज़रीन, ये थे ब्रांड्स जहां जहां ऑफ लगी है। इसके बाद अगला सेगमेंट हमने शामिल करना है, करेंसी रेट्स आपको बताने हैं, तो जान लेते हैं माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास करेंसी रेट्स की, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सेगमेंट्स यहाँ कंप्लीट तो नहीं हुए, कुछ सेगमेंट्स हैं जिनका आप भी वेट कर रहे होते हैं। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हेल्दी टिप रहमान अब्बास ज्वाइन करने वाले हैं हमें। ब्रेक के बाद आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं हेल्दी टिप। रहमान की तरफ चलेंगे जो कि हमें आज की हेल्दी टिप बताएंगे। जी, ओवर टू यू।
वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस मौसम में, गर्म मौसम में आपका ख्याल रखने के लिए, सेहत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी टीम चाहती है कि आप फिट रहे, स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन इस मौसम के हिसाब से आपने वर्कआउट करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, फिट करना है। जो जिम नहीं जा सकते उनके लिए, और जो अपने लिए थोड़ा सा टाइम प्लीज़ अपने लिए निकालें, और उनके लिए भी स्पेशली डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम गर्म है, पानी का ख्याल रखना है, एग्जॉस्ट नहीं होना, ये चीज़ें बहुत फोकस करती है। और स्पेशली वर्कआउट उस टाइम करना है कि जब आपके पास मेंटली भी आप फ्री हो और आपके पास टाइम हो, कूल एरिया हो, तो आपने वर्कआउट वहाँ करना है। तो चलें, आज के वर्कआउट में मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बेंच की ज़रूरत है, एक स्टेपर की ज़रूरत है। मेरे पास है घर में, अगर नहीं तो आप एक वुड स्टेपर ले सकते हैं सपोर्ट के लिए, नहीं तो वॉल सपोर्ट के साथ। यस, इसके साथ हमने वर्कआउट करना है। 4 एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा स्पेशली। ये वो एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जिनके रिजल्ट्स हैं और जो विद इन 1 वीक आपको चेंज फील करेंगे। आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन अपने लिए वर्कआउट करना है, घर में करना है, मेल्स फीमेल्स सबके लिए इफेक्टिव है। इफेक्टिव वर्कआउट, चलें स्टार्ट करें। बाकी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मैं बताऊँ इफेक्टिव वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज, मेरे पास स्मॉल बेंच है, इसकी सपोर्ट से हमने वर्कआउट स्टार्ट करना है। फर्स्ट, यस, स्पेशली वार्म अप एक्सरसाइजेज तो अब आपको याद हो चुकी होंगी कि आपने स्पेशली क्या करना है। बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं, क्योंकि आगे मौसम गर्म है। स्ट्रेट रोटेटर को वार्म अप करें और उसके बाद थाइस को करें। स्मॉल स्टेप्स आप ले लें 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। नॉर्मली आपने करना है 1 सेकेंड, आपने रोटेटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। ये हो गया, क्योंकि ये आपको याद हो गया होगा। चलें वर्कआउट स्टार्ट करें। मुझे बेंच चाहिए, है आपके पास स्टेपर, नहीं तो चेयर सपोर्ट भी ले सकते, चेयर तो हर घर में है, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। ग्रिप प्रॉपर्ली करके फुट को फुट फिंगर पे और बैक किक करना है। ये स्लो रेंज ऑफ मोशन में मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आपने रिदम में लेके आना है। फर्स्ट, फुट फ्लोर पे टच ना हो। ओके, नाउ इसको 2 डिफरेंट एंगल्स में कर सकते हैं। लेग बेंड करके भी कर सकते हैं, स्ट्रेट में भी कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। आप दोनों 2-2 सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4। अब इसमें स्पेशली आपने करना है कि कोर को आपने टाइट रखना है, इसको रिलैक्स नहीं होने देना। स्टिफ रहे, स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग। ओके, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now switch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रूल नंबर 1 इन एक्सरसाइज, कभी भी एक पैटर्न को आपने उसको रूटीन में लेके नहीं चलना। ट्रेनिंग पैटर्न चेंज होते रहें। 1 वीक एक पैटर्न को फॉलो करें, सेकेंड वीक दूसरे को, फिर इसको आप एक साइकिल बना के आप करें, ताकि डिफरेंट मसल मूव करें, हिट हो, तभी चेंजेस आती हैं। तो चलें सेकंड एक्सरसाइज। अब मैं नी फॉरवर्ड करूंगा और इसको बैक पे लेके जाऊंगा। ओके, इसी पोजीशन में। नाउ मूव, बैंड, देन बैक किक, बैंड, देन बैक किक। 1 2 3 4 5. Okay, now switch other leg. 1 2 3 4 5. स्ट्रॉन्ग होने के लिए, बर्न करने के लिए आप में मोबिलिटी, स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी चले जाएं, कभी चेंज नहीं आएगा जब तक आप में ये स्टेमिना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो कर लें, नोट कर लें, नहीं तो प्रोग्राम को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। एक सिस्टमेटिकली साइकिल में इसको चलाएं, चेंज आएगा आप में। थर्ड एक्सरसाइज, नाउ फुट फिंगर अप करना है, जैसे हम काफ रेस करें। ये थर्ड एक्सरसाइज है। नाउ 1 ओके 2, ये आपके काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, और उसके बाद आपके लोअर बैक के लिए आपका सेंटर एब्डोमिनल मसल, चाहे फ्रंट है चाहे बैक, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सारी बिल्डिंग इस पे है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आपका लोअर वीक है या अपर वीक है। आपका एब्डोमिनल एरिया, बैक, स्पाइनल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स सारे नोट करें। ओके, 15 रैप्स, मैं 15 नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको बताने के लिए। नाउ काफ रेस करना है।
हील अप एंड डाउन, लेग स्ट्रेट एंड स्टिफ। ये चीज़ें आपने फोकस करनी है, ये नहीं कि बस रिदम से आप लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं। ओके, 1 2, बैक स्टिफ, हैमस्ट्रिंग स्टिफ, ग्लूट्स स्टिफ। नाउ 15 रैप्स आपने करने और हील आपने टच नहीं करनी। 3 सेट्स, 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताई हैं। 3 सेट्स, 30 सेकेंड टू 1 मिनट ब्रेक आपने इसको करना है। अगेन 1 आर्म स्टिफ, 2 3 4 5। यस, इस मौसम में प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पानी नहीं पीना। ½ लीटर आपने सिप सिप करके, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना, आप पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसमें विटामिन सी, कैल्शियम आप वो मिक्स करके पी सकते हैं इंट्रा वर्कआउट में। इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि ओवर स्वेटिंग से आपके मिनरल्स, नमकियात, ये सारी चीज़ें क्यों ज़ाया करनी। तो इसलिए ये करना है, क्योंकि मैं स्पेशली खुद भी पीता हूँ ड्यूरिंग वर्क। अभी तो जारी बात है आपको बताने के लिए रेपिटेशन कम है, लेकिन जब मैंने वर्कआउट करना है फिर बातें नहीं, वर्कआउट पे ध्यान देना है। लास्ट एक्सरसाइज, इसको हमने करना है माउंटेन क्लाइंबिंग पे, लेकिन विद सपोर्ट। ये बिगनर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, स्लो रेंज ऑफ मोशन में 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6। इसमें स्पेशली ये एक्सरसाइज सबको नाम पता है। परफेक्शन कैसे चाहिए, आपका कोर एरिया स्ट्रॉन्ग रहे, स्टिफ रहे, कि जैसे इसमें कोई बार वुड फिक्स हो चुका है। चेस्ट लेवल अप, आर्म स्टिफ, ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने हाफ लेनी है, देन कोर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगेन उस लेग को आपने रिदम में लेके आना है। ओके, आर्म स्टिफ, ओके, चेस्ट अप, फेस अप, कोर टाइट। नाउ मूव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये परफेक्शन हम करते हैं इसलिए चेंज नजर आता है। आप करते क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने ये सारे परफेक्शन पॉइंट्स नोट करने, फिर इसको करना है। आफ्टर 50 रेपिटेशन के बाद मैं आपको बहुत याद आऊंगा कि यस सर, आपने हमें बताया था, तो तभी ये चेंज आया है। यस, बुक स्टडी कर लें, फिटनेस की जितनी भी हैं उनको स्टडी कर लें प्रॉपरली। परफेक्शन, कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगी, फजूल है करना। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने फोकस करना है, मुझे बताना है, क्योंकि मेरा पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पूछूंगा तो टीचर कैसे लगूंगा? तो इसलिए आपने मुझे बताना है, मुझे फीडबैक देना है, तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बट डाइट का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बार बार पूछना है। बहुत ज़्यादा जंक नहीं, पानी आप पी सकते हैं, वाटर इनटेक आपने ज़्यादा अच्छी रखनी है इस मौसम के हिसाब से। लेमन वाटर पिएँ, अगर लीमू नहीं मिल रहे तो विटामिन सी। तो इस मौसम में अपना ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, फिटनेस में है, फैट का नहीं है, तो थोड़ा सा विटामिन सी और एस मिक्स करके आप पी सकते हैं इंट्रा वर्कआउट में। तो इसका स्पेशली आपने मुझे फीडबैक देना। अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि आपका पूछना, हमारा बताना भी फ़र्ज़ है। हमारी टीम चाहती है कि आपका ख्याल रखा जाए फिटनेस का। सेहत है दौलत है, क्योंकि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका लाइफ कोच इंशाल्लाह दोबारा आएगा। खुश रहें, फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। थैंक यू सो मच रहमान। आप नाज़रीन ज़रूर आपने अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना है, और अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं, स्पेशली कोई हेल्दी टिप आप पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हमसे जानिएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे, इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हर कोई चाहता है मैं अपनी उम्र से कम दिखूंगा। ये एक टाइम पे होता था, सिर्फ लड़कियों को, ख़वातीन को शौक होता था, लेकिन अब तो मर्द हजरात भी, आई डोंट नो, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ, आप एज पूछे सड़कों से, मर्द हजरात से अपनी एज ख़वातीन की तरह कम बता रहे होते। क्यों? मुझे समझ नहीं आती है। खैर, इसके लिए अच्छी डाइट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी एज से कम दिखा सकती हैं। कम नहीं दिखा सकती, आप हेल्दी रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप अच्छे भी लगेंगे अपनी एज के मुताबिक, या उससे कम अगर लगना चाह रहे हैं तो चले वो भी लग जाएंगे।
कैसे मुमकिन है। आज के ये जो टॉपिक है इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी आज के मेहमान मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी, सहर चावला ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से आज स्वीट 16 लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इशू पता क्या है, मैं कह रही हूँ किसी टाइम में ये सिर्फ ख़वातीन का इशू था, लेकिन अब तो ये मर्द हजरात का भी इशू बन चुका है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, मर्द हजरात ऐसे हैं, एज पूछे तो उन्होंने अपनी एज कम बतानी है। क्यों? आई डोंट नो, मैं भी ये आपको भी कह रही थी, मुझे तब भी बड़ी हंसी आई थी। आप इंट्रो दे रही थी कि इक्वल हो गया ये एज छुपाने वाला। हालांकि शो से पहले ना सहर कह रही थी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे रहे हैं, हम उस बूढ़े हो रहे की हैं, तरफ जा रहे हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकेंगे। लेकिन वो है ना, एक जिंदगी में चार्म होता है, आप हमेशा यंग दिखते हैं। यूथ को पसंद क्यों किया जाता है? बिकॉज यूथ एसोसिएटेड है एनर्जी से। हाँ। यूथ एसोसिएटेड है क्योंकि सारे फंक्शंस जो हैं वो कंपैरेटिवली वेयर एंड टेयर मशीन का कम हुआ हुआ है, सारे मशीन्स एक्टिव है। तो यूथ एसोसिएटेड है एम्बिशन से, यूथ एसोसिएटेड है उम्मीद से, और फिर फिजिकली भी जब आपके पास कोलेजन यूथ वाली प्रोटीन ज़्यादा है तो वो एसोसिएटेड है जवानी से। इसलिए अगर कोई कहे कि आपकी उम्र कम है तो अच्छा लगता है, यानी इसका मतलब है कि आप ज़्यादा पुरुमीद हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और आप में ज़्यादा हिम्मत है और आप ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो यूथ इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड है, इससे लोग अपनी उम्र छुपा के भी बताते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट ब्लेम देम, शायद मैं भी अंदर अंदर पसंद करती हूँ जब उनको कहा जाए कि आप अपनी एज से छोटे लगते हैं। बट देन अगर आप इस चीज़ को रिटेन करना चाहते हैं, देखिए बुढ़ापा इनएविटेबल है। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि खुशकिस्मती, अल्लाह करे हम सब बूढ़े हों, इस सेट पे मौजूद व्यूअर्स सारे, अल्लाह ताला सबको इतनी जिंदगी दे कि हम सेहत के साथ सब बूढ़े हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये है ना, सही है, ये मुबालगा राय नहीं है कि हम काफ़ी ऐसे लोगों को मिलते हैं जो अपने लेट 50s और 60s में होते हैं और हम स्टन रह जाते हैं जब वो बताएं, वो वाकई लेट 30s में लग रहे होते हैं। ऐसे। अच्छा, मुझे स्टार्ट करना है उस एज ग्रुप से। अभी हमारे यहाँ 17, 18, 19 साल की बच्चे ऐसे हैं एक्स्ट्रा मोटापे का शिकार है। तो वो वाकई अपनी एज से, वहाँ पर आपको अफसोस भी होता है कि ये क्या है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ ईटिंग हैबिट्स, कुछ अपनी केयर ना करना। किस तरह से अपनी केयर करनी है, आप वो वाला तो छोड़ दे जो हम पोर्शन डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इशू है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, टीन एजर्स ऐसे हैं जो कि अपना ख्याल नहीं रखते और एक्चुअली अपनी एज से वो डबल भी लग रहे होते हैं। एक्चुअली मैं खुद भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ देख के। बात ये है कि इसका डेफिनेटली जो सारा क्रेडिट है, अगर हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है या गट इश्यूज़ नहीं है तो वो आपके ईटिंग हैबिट्स और आपके लाइफस्टाइल हैक्स को जाता है। जंक फूड, शुगरी फूड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, डेली मीट्स ले लेके आप अपने अंदर वो हार्मोन ज़्यादा कर लेते हैं जो आपकी एजिंग ज़्यादा करता है। अब ये सारी चीज़ें इंसान को, जो लड़कियों में पीसीओएस होता है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। सारे जंक फूड आइटम्स, सारे शुगरी फूड आइटम्स आपके पास एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन से एसोसिएटेड हैं। अभी तो वो फिर भी इतने बड़े नहीं लग रहे। जब ये इंसुलिन आना बिल्टअप होता जाता है क्योंकि इस वक्त जवान बच्चों के जिस्म में ग्रोथ फैक्टर भी ज़्यादा है। ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो आपका एंटी एजिंग हार्मोन होता है। अब इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा नीचे जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा। अब इस वक्त तो इनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, एंटी एजिंग हार्मोन, और ये इंसुलिन भी बढ़ा रहे हैं। यही वो लोग हैं जो जैसे ही 30s में जाते हैं जल्दी बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, और वही लोग जिन्होंने अपना इंसुलिन नीचे और ग्रोथ हार्मोन ऊपर रखा होता है, अपने बाकी न्यूट्रिएंट्स और लाइफस्टाइल का ख्याल रखा होता है, वो फिर 50s में भी पहले लग रहे होते हैं। और जो छोटी बहन है उसको सारे कह रहे होते हैं कि ये तो बड़ी लगती है और बड़ी वाली छोटी लग रही है। एक्चुअली ऐसा होता है, कुछ हाइट इशू होता है, कुछ फिजिक का इशू होता है। हाँ, उसमें फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि बिल्ट वगैरह से तो डेफिनेटली जिसकी वजाहत जो है वो आपकी ज़्यादा मैच्योर लगेगी, वो जो जट्टी बिल्ट होती है जिसको आप कहते हैं। लेकिन जब ये स्किन की हम बात करते हैं, हम फाइन लाइंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, स्किन टॉपिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज नहीं करेंगे, आप नीट खाना नहीं खाएंगे, तो ये आपका टॉपिकल रिजल्ट 1-2 महीने भी नहीं रहना। लाइफस्टाइल की आपने बात की, हेल्दी खाने की बात की, अब गाइड कर दें कि आपको अपनी एज कम दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए, छोटा दिखने के लिए अपना लाइफस्टाइल कैसा रखें? लाइफस्टाइल में 2 चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर की जो एंटी एजिंग हार्मोन्स है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी उन केमिकल से आपको डैमेज प्रोटेक्ट करें, जो रिंकलिंग करें, स्कारिंग करें, वो बूस्ट कर सकते हैं। एक मेलाटोनिन, आपका रिलैक्सिंग हार्मोन। अगर आप क्वालिटी स्लीप लेते हैं ना और सही टाइम पे लेते हैं, ये नहीं कि दोपहर को 12 बजे और रात को 8 बजे सो के उठ रहे हैं, रात के 10 बजे आप सोते हैं और सुबह 6 बजे, मतलब रात का मतलब नहीं है। मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होता है सनलाइट में। मेलाटोनिन तभी रिलीज होगा
होगा, तभी कहते हैं कमरे को डार्क करके सोएं, टेम्परेचर कूल करके सोएं, क्योंकि मेलेटोनिन के रिलीज में हेल्प करता है। मेलेटोनिन आपके पास क्या करता है ना, वो बड़ा जबरदस्त काटता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जिस्म में कुछ अमाउंट तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना जरूरी है ताकि वो जिस्म में इन्फेक्शंस को मार सके। जरूरत से ज्यादा अगर ये बने तो मेलेटोनिन इसको कॉम्बैट करते हैं, और ये जरूरत से ज्यादा बनेगी आपकी स्किन सेल्स को डैमेज करेगी, आपको एजिंग होगी। दूसरा लाइफ आपके पास एनारोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो अभी रहमान थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी करवा भी रहे थे। एनारोबिक एक्सरसाइज आपके पास क्या करती है, जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं आपके जिस्म में ऑक्सीडेंट्स का स्ट्रेस बढ़ाती है, बॉडी डिफेंसिव होकर उसको कॉम्बैट करने के लिए उसके बाद एंटी एजिंग केमिकल्स का उसमें लोड बढ़ा देती है। तो आप अगर योगा स्टार्ट करते हैं, एरोबिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, एनारोबिक, आप नोटिस करेंगे कुछ अरसे बाद आपका चेहरा चमक भी रहा और स्किन खिंचना शुरू हो गई है। ये बहुत ये नेचुरल है। बताइए। अच्छा जी, आप खाने पीने की चीजें लोग पूछते रहते हैं, हमने खाना क्या है। आयशा मुझे ब्रेक कह रही है, ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको अपनी रूटीन डाइट इसके लिए क्या रखनी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सहर हमारे साथ मौजूद है। आपने किस तरह से अपने आप को कम उम्री के लिए तैयार करना है कि आप अच्छे दिखे, छोटे दिखे अपनी उम्र से। तो सभी लोग हमसे ये पूछते रहते हैं। कुछ चीज़ें तो सहर ने बता दी। अब डाइट की तरफ हम आने वाले थे। वाइटामिन का इस्तेमाल हम कहते हैं बहुत अच्छा है। कैल्शियम अगर आपका प्रॉपर रहेगा, हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी, आप एक्टिव रहेंगे। क्या क्या आपको लेंगे? अच्छा, अभी तो हमने बात करी कि लाइफस्टाइल में आप अपने जिस्म के अंदर एंटी एजिंग चीजें कैसे लाएंगे। डाइट से आप अपने जिस्म के बाहर से लाएंगे। आपके जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। विटामिन सी के बारे में तो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि वो आपका कोलेजन बनाता है, इलास्टिसिटी वाला टिश्यू बनाता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो विटामिन ए है, जब तक आपकी डाइट में वो प्रॉपर नहीं होगा तो विटामिन सी ने जो कोलेजन बनाना है उसके जीन्स एक्टिवेट नहीं होते। तो विटामिन सी के साथ विटामिन ए का भी ख्याल रखें। और विटामिन ए आप कहाँ से ले सकते हैं? बेस्ट आपके पास जो विटामिन ए है वो अंडे की जर्दी में होता है। अंडे की जर्दी की जहाँ हम तो वो निकाल देते हैं। मैं इतनी तारीफें करती हूँ, मैं तो हर जगह आपको पता ही कि अंडे की जर्दी ना फेंके, वहां से आपने ये एंटी एजिंग केमिकल भी लेना है। इसके अलावा जो आपके पास घर का बना हुआ मक्खन होता है उसमें विटामिन ए होता है। आपके पास जो गोट चीज होता है उसमें विटामिन ए होता है। आपके पास जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें विटामिन ए होता है। आपके पास जो बीफ लिवर होता है ऑर्गेनिक ग्रास फेड उसमें विटामिन ए होता है। और एक और चीज हमारे यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, विटामिन ए असल में आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस, मॉइस्चर उसको प्रोटेक्ट करता है। जो चीज ड्राई होती है ना, हम रात को मॉइस्चराइजर लगा के क्यों सोते हैं कि ड्राई ना हो, रिंकलिंग हमारी जल्दी होगी। जो चीज ड्राई होती है उसमें रिंकलिंग होती है। तो विटामिन ए का ख्याल रखें और इसके साथ साथ फैट से मत भागें। आपकी जो स्किन की सेल मेम्ब्रेन्स है 50% उसका हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। अपनी डाइट से हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लें और जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं उसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल भी है। विटामिन ई और लाइकोपीन पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। जैसे टमाटर में होता है लाइकोपीन, तरबूजों में होता है लाइकोपीन, हरी सब्जियों में होता है विटामिन ई और लाइकोपीन। आपकी स्किन को जो सबसे ज्यादा चीज जो बूढ़ी करती है, सन रेडिएटेड डैमेज, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ सन ब्लॉक लगाए बगैर ना निकले, छाइयां भी पड़ जाएंगी, रिंकल्स भी पड़ जाएंगे। और जैसे हम गर्म एरियाज में रहते हैं, विटामिन ई भी थोड़ा आजकल तो बिल्कुल इस पे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल डेफिनेटली इतना सन ब्लॉक लगा के अपने मुंह पे उसको कवर करके निकले, चाहे आप 2 मिनट के लिए भी निकल रहे हैं, चाहे खिड़की के पास भी जा रहे हैं। विटामिन ई आपके पास ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट है, नट्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट है। और जितनी आपकी जो सन रेडिएटेड डैमेज होता है ना, वो आपकी एजिंग को बहुत ज़्यादा हैसन अप करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। और इसके अलावा बहुत फ्रीक्वेंट स्नैकिंग मत किया करें। जब हम बहुत फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं अगेन वो हमारे इंसुलिन सर्ज देती है। ये जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डोनट्स हैं, फ्राइज़ हैं, ये सारे जब हम खाते हैं ना, हमारे जिस्म में बदतरीन एजिंग केमिकल बनता है ना, जिसको आप AGEs कहते हैं। उसकी केमिस्ट्री पर फिर कभी बात करेंगे। ये जो AGEs हैं ये हमारी जो अच्छी वाली कोलेजन प्रोटीन, तवानाई वाली प्रोटीन और रिपेयर प्रोटीन है, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। और एंटी एजिंग एक बड़ा जबरदस्त, बहुत सारे लोगों को आदत होती है चलते फिरते आप थोड़ा डोनट खा लिया, 2 चिप्स उठा लिए, ये उठा लिए। इसको सिर्फ चीट डेज के लिए मुख्तस रखें, महीने में 2 या 3 दिनों के लिए। एंड वन मोर थिंग, अपनी बॉडी को वो जिस तरह मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप कर सकते हैं एंटी एजिंग की तरफ। इंटरमिटेंट फास्टिंग, महीने में अगर 30 दिन है तो 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करें। जब आप फास्टिंग करते हैं या फिर रोजे आप सभी लोगों के लिए, हम तो कहते
ना कि उनको करनी है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी दिख रहे हैं या वेट कम। एवरीबडी शुड डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप जरूर करें। बेस्ट टाइमिंग इसके लिए बता दें क्या होता है? 16:8 और मैं ETRF प्रपोज करती हूँ, अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, यानी शाम के 4-5 बजे आप खाना बंद कर दें और अगले दिन फिर आपने सुबह 9-10 बजे खाना खाना है। ये वैसे 16-8 घंटों से ज़्यादा का आपके पास वो बन जाता है, लेकिन ETRF इंटरमिटेंट फास्टिंग अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करें, अपना खाना 4-5 बजे ख़त्म कर दें, पीछे कर दें, खींच दें। अक्सर लोग कहते हैं हमने रात के 2 बजे खाया और सुबह, वो वाली फास्टिंग से आपको फायदा नहीं होना। या बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप रोजे रखें। फास्टिंग करने से जिस्म में जो एजीज होते हैं वो खारिज होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और रिपेयर प्रोटीन सुभान अल्लाह बिल्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपको जवान भी करते हैं। हाँ, तो ये जी आपके पास ज़बरदस्त चीज़ें बता दी हैं सहर ने। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने उन बच्चों की भी बात की जिनका इशू ये होता है कि एज कम है और वाकई वो अपनी एज से ज़्यादा लग रहे होते हैं, और उनमें समटाइम ये भी इशू देखने में आता है सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं और फिर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे की तो एज अभी इतनी है। गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों में मैं देख रही हूँ जिनको आयरन की कमी है, बच्चों का आयरन चेक कराएं, उनको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। ये मैंने आपको एक बड़ी, आपने शायद बहुत लोगों ने रीज़न नहीं सुनी होगी ये डार्क सर्कल्स की। थकावट वगैरह, फटीग वगैरह, ये सब चीज़ें तो है ही। एनीमिया, आयरन की कमी अपने बच्चों का आप देखें कि वो ऑर्गन मीट्स ले रहे हैं, वो एनिमल मीट से प्रोटीन ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, विटामिन B6, B12 ग्रेन्स वगैरह ले रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ग्रे हेयर की आपने बात की। जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाते हैं आपके जिस्म से जिंक खारिज होना शुरू हो जाता है। जिंक की कमी आपके पास ग्रे हेयर करती है, और कॉपर की कमी आपके पास ग्रे हेयर करती है। और कॉपर आपने कहाँ से लेना है? कॉपर आपने सी फूड से लेना है, कॉपर आपने डेयरी से लेना है, ठीक है? तो अपनी डाइट में जिंक और कॉपर का बैलेंस रखें। और बहुत सारे लोग, बच्चों मैंने देखा है, क्योंकि अब कोरोना में ना लोगों को जिंक की अवेयरनेस हुई कि वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, लोगों ने जिंक सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दी। जब आप खाली जिंक सप्लीमेंटेशन कभी भी नहीं लेते हैं, आप हमेशा उसको कॉपर के साथ बैलेंस करते हैं, वरना बॉडी से निकलेगा तो ग्रे हेयर तब भी होंगे। सही, तो ये जी आपके बहुत सारे मसाइल आज हमने हल कर दिए हैं। आई होप आपको शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, क्योंकि हमने ये फीडबैक अपने गेस्ट तक भी पहुंचाना होता है। उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं जी, उनको भी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।